हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 17 मई और हम 17 मई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक इथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया जाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मिथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा डेनमार्क के अंदर। कहाँ किया जाएगा? डेनमार्क के अंदर। हाल ही में दुनिया का पहला व्यावसायिक ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क के अंदर खोला जाएगा। ये संयंत्र शिपिंग, दिग्गज मेरस्क के कंटेनर जहाज़ों के बेड़े के लिए कम उत्सर्जन वाले ईंधन के रूप में उत्पादन का एक हिस्सा खरीदने की योजना बना रहा है। ये संयंत्र दक्षिणी डेनमार्क के कासो में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी डेनमार्क के कासो। इसकी अनुमानित जो लागत है वो है 150 मिलियन यूरो यानी 167 मिलियन डॉलर। ये प्रति वर्ष 42,000 मीट्रिक टन या 53 मिलियन लीटर के इथेनॉल का उत्पादन करेगा। ये संयंत्र डेनमार्क की यूरोपियन एनर्जी और जापान की मित्सुई के संयुक्त स्वामित्व में है। किसके है? ये संयंत्र डेनमार्क की यूरोपीय एनर्जी और जापान की मित्सुई के संयुक्त स्वामित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। भारत ने भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है, जो एक स्वदेशी विकसित उन्नत हथियार प्रणाली है जिसे आधुनिक युद्ध में बढ़ते ड्रोन स्वार्म खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDL ने विकसित किया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी रूप से ऐसी प्रणाली का विकास करना जो दुश्मन के ड्रोन झुंडों को पहचान कर सके और उन्हें ट्रैक कर सके और उनको नष्ट कर सके। हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल तकनीकों का एकीकृत उपयोग किया गया है इसके अंदर, और ऐसी प्रणाली प्रदान करना जो मोबाइल अनुकूलीय और उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में भी तैनात की जा सके। नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं को सुदृढ़ करना जिसे एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सके। हार्ड किल मोड अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का प्रयोग करता है और इसका जो मारक दायरा होता है वो होता है 20 मीटर और प्रभावी रेंज होती है 2.5 किलोमीटर तक है। गाइडेड माइक्रो मिसाइलें जो ड्रोन झुंड में उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करती है, और सॉफ्ट किल तकनीकी जो जैमिक और स्पूफिंग से दुश्मन के ड्रोन को भ्रमित करना, और डिटेक्शन सिस्टम रडार रेंज है इसकी 6 से 10 किमी तक, और EO/IR सेंसर कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोनों की पहचान हेतु इसके अंदर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिन्यू किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। हाल ही में रिन्यू किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये बनाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। हाँ, बनाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर बनाएगा। बात करें इसकी स्थान की तो ये बेतपल्ले गांव, आनंदपुर जिला, आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। कुल निवेश 22,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना का जो प्रकार है वो है एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर। उद्घाटन तिथि 16 मई 2025 को किया गया था। मुख्य अतिथि आंध्र प्रदेश के IT एवं HRD मंत्री नारा लोकेश। अब इसका जो प्रथम चरण है उसकी जो क्षमता और घटक जो सौर ऊर्जा उत्पादन तो करेगी 587 मेगावाट और पवन ऊर्जा करेगी 250 मेगावाट। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली 415 मेगावाट घंटे। तो प्रथम चरण का अनुमानित व्यय होगा 7,000 करोड़। योजनाबद्ध कुल क्षमता होती है वो है सौर ऊर्जा 1800 मेगावाट और पवन ऊर्जा 1000 मेगावाट। BESS 2000 मेगावाट घंटे। और इसका जो महत्व और उद्देश्य है राज्य के 2029 तक 72 गीगावाट लक्ष्य के अनुरूप और नीति के सुधारों के बाद निवेश
निवेशकों के भरोसे को पुनर्स्थापित करता है और भारत की स्वच्छ ऊर्जा दिशा को भी गति देता है, रोजगार सृजन और ग्रिड लचीलापन में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सीमेंट क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने सीमेंट क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 यानी जो कि 11 मई को मनाया गया के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने सीमेंट के क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया है। ये पहल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर आधारित है और इसका जो उद्देश्य है मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में CCU तकनीकी का विकास और तैनाती करना, अकादमिक और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सीमेंट उत्पादन में स्केलेबल डिकार्बोनाइजेशन समाधान प्रदर्शित करना है, CO2 कैप्चर और यूटिलाइजेशन में नवाचार को प्रोत्साहन करना है। बात करें इसके स्थान की और साझेदार की, तो ये बल्लभगढ़ हरियाणा JK सीमेंट प्लस NCC MBM ऑक्सीजन संवर्धित कैल्शियम द्वारा प्रतिदिन 2 टन CO2 कैप्चर की जाएगी और इसका उपयोग कंक्रीट ब्लॉक्स व ओलेफिन्स बनाने में किया जाएगा। फिर आती है IIT कानपुर प्लस JSW सीमेंट। CO2 को ठोस खनिजों में स्थायी रूप से बंद करना कार्बन नकारात्मक प्रक्रिया है और IIT बॉम्बे और डालमिया सीमेंट कैटलिस्ट आधारित CO2 कैप्चर को सक्रिय सीमेंट संयंत्र के अंदर लागू करना है। CSIR IIP और IIT तिरुपति और IISc प्लस JSW सीमेंट वैक्यूम स्विमिंग एडसॉर्प्शन से CO2 को अलग करना और पुनः उपयोग में लाना है। फिर है IIT मद्रास और बिट्स पिलानी गोवा प्लस अल्ट्राटेक सीमेंट व्यापक औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयोगात्मक कार्बन कम करना, इसका जो समाधान ये करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हेवलेट पेकार्ड इंटरप्राइजेज यानी HPE का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हेवलेट पेकार्ड एंटरप्राइजेज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भावना अग्रवाल को। किसको किया गया है? भावना अग्रवाल को। भावना अग्रवाल ने किसकी जगह ली है? सोम सतरंगे की। इसके लिए सोम सतरंगे की। हेवलेट पेकार्ड इंटरप्राइजेज ने 15 मई 2025 को भारत के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD के रूप में भावना अग्रवाल की नियुक्ति की है। भावना अग्रवाल ने यह पद सोम सतरंगी से संभाला है, जिन्होंने HPE में 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी है। HPE इंडिया एक वैश्विक प्रमुख केंद्र है जो टेक्सास मुख्यालय वाली और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध। HPE ने भारत में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है और ये कंपनी के अमेरिका के बाहर के बड़े संचालन केंद्रों में से एक बन गया है और क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, AI और एंटरप्राइज डेटा सेवाओं की इसकी गहरी पकड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? हाल ही में किसने समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? तो ये की है DRDO ने। किसके द्वारा की गई है? DRDO के द्वारा। DRDO ने समुद्री जल को मीठा करने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमर मेम्ब्रेन विकसित की है, जो भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG की जरूरतों को पूरा करेगी और ये प्रणाली 8 महीनों में विकसित की गई और इसे तटरक्षक के अपशोर पेट्रोलिंग पोत पर सफलतापूर्वक रखा गया है। इसका सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया है। अब बात करें विकासकर्ता की, तो DMSRDE कानपुर DRDO की एक प्रयोगशाला है जिसके अंदर उद्देश्य है उच्च दाब समुद्री जल शोधन को। लाभार्थी भारतीय तटरक्षक बल और मेम्ब्रेन प्रकार नैनो पोरस बहुस्तरीय पॉलीमर झिल्ली है और विकसित अवधि 8 महीने है। परीक्षण तिथि ICC
परीक्षण स्थिति ICG के OPV पर सफल प्रारंभिक परीक्षण किया गया है। और अगला चरण होगा 500 घंटे के परीक्षण के बाद अंतिम परिचालन मंजूरी की प्रतीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 6 फरवरी 2023 को तुर्की में शक्तिशाली भूकंप आया था, तो भारत ने किस ऑपरेशन के तहत उसकी मदद की थी? 6 फरवरी 2023 को तुर्की ने शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें उसको भारत ने उसकी मदद की थी कि वो किस ऑपरेशन के तहत की थी? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन दोस्त। ये क्वेश्चन पहले का है पर अभी चर्चा में रहा है, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ था तो उसके अंदर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। 6 फरवरी 2023 को तुर्की ने इस सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था, और तो मदद के साथ सबसे पहले भारत ने C-17 विमान पहुंचे थे और भारत ने नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन शिव की बात करें तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए एक वार्षिक बहु एजेंसी है, जिसमें भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी शामिल होती है। और इसका मुख्य लक्ष्य होता है यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना, ताकि श्रद्धालु बिना किसी डर के अपनी यात्रा को पूरी कर सके। ऑपरेशन बर्मा भारत द्वारा म्यांमार में भूकंप के बाद शुरू किया गया एक मानवीय सहायता अभियान है। 2009 में भारत ने तुर्की की कब मदद की थी? तो 2009 में तुर्की ने पहली नैनो सैटेलाइट ITUP-SAT-1 बनाई थी, जिसमें स्पेस में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना, पृथ्वी की तस्वीरें लेना और डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजा जाना था। इस लॉन्च में भारत ने तुर्की की मदद की थी और तुर्की को कपास, चाय और दूसरी जो हेल्प है वो है तुर्की को कपास, चाय और मसाले एक्सपोर्ट करना। ये 1950 के अंदर मैत्री संधि के तहत किया गया था। और 2009 में तुर्की ने पहली नैनो बनाई थी, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी की रिसर्च करना और पृथ्वी की तस्वीर लेना, डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजा जाना था। इस लॉन्च में भारत ने तुर्की की मदद की थी। हाल ही में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली है। ये किस राज्य के अंदर स्थापित की जाएगी? हाल ही में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली है। ये किस राज्य के अंदर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? जेवर के अंदर। उत्तर प्रदेश के जेवर में ये यूनिट 3700 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। और HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। और प्लांट में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे। और हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेगी। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इसके तहत अब तक 6 प्रोजेक्ट अप्रूव हैं, जिनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप के छात्र लेटेस्ट टूल के जरिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। भारत में स्थापित होने वाली 6 सेमीकंडक्टर यूनिटों में से कुछ जैसे टाटा PSMC सेमीकंडक्टर प्लांट जो गुजरात के अंदर है, और माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में, CG पावर OSAT प्लांट ये भी गुजरात के अंदर है, और KNS सेमीकॉन OSAT प्लांट ये भी गुजरात के अंदर है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा असम C2I सेमीकंडक्टर, यानी 5 कंपनी ये हो गई। और ये 6ठी ये हुई है, अभी भी उत्तर प्रदेश के जेवर के अंदर स्थापित की जाएगी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष का कार्यभार हरवंश चावला ने संभाला है। और हाल ही में बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी मेहंदी हसन मिराज को ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और हाल ही में भारत की अंतरिक्ष निगरानी को मजबूत करने के लिए DST और DRDO के बीच समझौता हुआ है। और हाल ही में भारत की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला भारत का पहला मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कतर है। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वैश्विक निवेश फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। और भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की तैयारी तेज की थी। और हाल ही में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दीजिएगा और
कमेंट भी कीजिए।